नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे विज्ञान कक्षा 8वीं की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो हमने 1 से 12 तक के जो इसमें अध्याय दिए गए थे वो कंप्लीट कर लिए थे। आज हम इसका 13वां अध्याय शुरू करेंगे। यदि आपने ये कुछ अध्याय जो हैं पिछले आपने कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी गई है, या फिर इसके टेलीग्राम पर आप जुड़ जाते हैं। टेलीग्राम है जो हमारा ऐप रहता है, उसमें आप जुड़ करके टेलीग्राम से उसको जो है सभी पीडीएफ आप वहां से कंप्लीट करके पूरा इसको कंप्लीट कर सकते हैं और वहां से देख सकते हैं। कुछ बच्चे इंस्टा चलाते हैं तो इंस्टा पर हमारी आईडी गणित वाली सर के नाम से है, आप उस पर जुड़ करके सभी वीडियो वहाँ से भी देख सकते हो। या सबसे अच्छा तरीका रहता है कि आप जो वीडियो देख रहे होते हैं, यहाँ देखिए चैनल का नाम गणित वाली सर नीचे लिखा रहता है, उस पर क्लिक करके सीधे प्लेलिस्ट पर जा करके सभी वीडियो वहाँ से सभी विषयों की देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम समझेंगे इसका जो अध्याय 13 दिया गया है। अध्याय 13 में देखिए यहाँ दिया गया है प्रकाश। क्या दिया गया है? प्रकाश। प्रकाश आप जानते हैं यानी लाइट। ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम समझेंगे कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश यानी लाइट है, ये जो है किस प्रकार से ये काम करती है, इस सारी चीज़ें हम यहाँ समझेंगे। तो इसमें जो प्रकाश होता है, प्रकाश किस प्रकार से गमन करता है। प्रकाश जो रहता है एक बिल्कुल सरल रेखा में गमन करता है। इस प्रकार इस पर कोई अवरोध यदि होता है, जैसे मान लीजिए प्रकाश सरल रेखा में गमन नहीं कर पाता है, तो जो उसकी किरणें रहती हैं वो सीधे उससे टकरा करके वापस लौट जाती हैं। लौटती हुई किरणों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं, वो ये प्रतिबिंब हम किसी पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यदि प्रतिबिंब को पर्दे पर हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो वह प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। उसका मात्र आभास बस होता है हमें कि ये यहाँ पर जो है प्रतिबिंब बन सकता है ना। तो प्रतिबिंबों को इस प्रकार से भी हम देखते हैं कि हम एक समतल दर्पण के सामने खड़े हो जाएं, है ना, तो हमारा प्रतिबिंब किस प्रकार से दिखता है। हम अपना हाथ ऊपर उठाएं तो प्रतिबिंब देखेंगे। हम अपने प्रतिबिंब का कौन सा हाथ ऊपर उठाया है, और आप अपने बाएं कान को स्पर्श करिएगा और दर्पण में देखिएगा। ठीक है ना। तो आपने किस कान को स्पर्श किया है ये आपको पता चल जाएगा। यहाँ देखिए जो यहाँ पे चित्र बताया जा रहा है, देखिए अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दो हैं इस प्रकार से व्यक्ति खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति बैठे हुए हैं ना। तो ये एक दूसरे पर दर्पण दिखा रहे हैं, तो इसका यहाँ देखिए प्रतिबिंब यहीं दिख रहा है और इसका यहाँ इसको पीछे का भाग इस प्रकार से दिख जाएगा, है ना। तो ये कहलाते हैं प्रतिबिंब। अब ये उल्टे नहीं बनते, ये क्या बन रहे हैं, ये सीधे बन रहे हैं। इसमें बाएं का दायां, दायां का बायां, साइड से इसकी अदलती बदलती हुई दिखाई दे रही है। प्रतिबिंब यहाँ पे उल्टा नहीं है। कैसा उल्टा कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, ऐसा नहीं है ना। तो इस प्रकार से जो है हमारी प्रकाश की किरणें हैं बिल्कुल सीधी सरल रेखा में गमन करती हैं। यहाँ देखिए यहाँ से जो है तिलक उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1 दिया है कि नीचे दिए गए शब्दों को चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर देखिए तल परिताल का 45 अंश का कोण, परावर्तन कोण और ब्रेल लिपि। ठीक है ना। यदि आप आपतन कोण का मान 45 है तो परावर्तन कोण का मान भी 45 डिग्री ही होगा। और परावर्तित किरण जो होती है वह अविलंब के बीच के कोण को प्रवर्तन कोण कहते हैं। कौन सा कोण? प्रवर्तन या परावर्तन कोण। इसको प्रवर्तन नहीं परावर्तन लिख लीजिए, सीधा सीधा अच्छा रहेगा, परावर्तन कोण। ठीक है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परिवर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों की सहायता के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन होते हैं ब्रेल लिपि। जो चक्षु विकसित होते हैं, जिनके चक्षु यानी नेत्र जिनके नहीं होते हैं या जो व्यक्ति देख नहीं पाते हैं, उनके लिए जो ये लिपि का प्रयोग किया गया है इसे को बोलते हैं ब्रेल लिपि। कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि। परितालिका मानव नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है, वह कहलाती है परितालिका। आगे जो प्रश्न दिया गया है इस पर देखिए, सही विकल्प पर सही का निशान हमें इस पर बनाना है। तो यहाँ देख प्रश्न 2 दिया है, सही विकल्प के आगे सही का निशान बनाना है। तो दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर तथा दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है, इस परिघटना को कहते हैं पार्श्व परावर्तन। इसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है।
अब यहाँ देखें जो चित्र यहाँ पे 4 चित्र बनाए गए हैं आ बा सा दा, इनमें से बताएं, इन चित्रों में से इनकी पुष्टि कौन कर रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें कहाँ दर्शाया गया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो देखिए इस प्रकार से यहाँ आप ये आपतन कोण है और आगे जाने वाला ये परावर्तन, तो ये बराबर नहीं है, इसमें ही बराबर नहीं है, इसमें ही बराबर नहीं। दा में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हैं, बिल्कुल ये दोनों कोण बराबर हैं, तो दा इसकी पुष्टि कर रहा है। तो यहाँ दा पर हम सही का निशान बना देंगे। किसी कोण पर झुके दो दर्पण के जो प्रतिबिंब हैं, तो वहाँ बताया कि कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो किसी भी दर्पण पर 2 ही प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब। इस प्रकार से ये 2 प्रतिबिंब बनते। यहाँ देखिए इसमें चौथे में है कि सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी क्या होती है। तो ये 25 सेंटीमीटर की दूरी सुविधाजनक दूरी होती है, जो कि यहाँ पे सी वाले ऑप्शन में दी गई है। ब्रेल लिपि में बिंदुकित पैटर्न अथवा छाप होते हैं, कितने होते हैं। तो ये 63 होते हैं, ठीक है ना। जो ब्रेल लिपि होती है वो क्रोशिया से लिखी जाती है, क्रोशिया बोलते हैं उसके लिए, और उस लिपि में गड्ढे गड्ढे और उभरे हुए बिंदु होते हैं, ठीक है ना। तो वो उभरे हुए बिंदुओं को ब्रेल लिपि कहते हैं, ठीक। यहाँ देखें अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ से दिया गया कि परावर्तन के नियम लिखिए। तो आपने देखा होगा परावर्तन जो घटना होती है, उस परावर्तन जो किरणें आती हैं उसके बाद सीधे लौट जाती हैं, तो इनको किस प्रकार से पढ़ते हैं इनको देखिए। तो परावर्तन की घटना के दौरान आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आर, ठीक है ना। तो आपतन कोण को आई से प्रदर्शित किया, परावर्तन कोण को आर से, इनका मान सदैव बराबर ही होता है। परावर्तन घटना में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रश्न 2 दिया है कि चाक्षुष विकृति वाले जो चक्षु उनके विकृत होते हैं व्यक्ति पढ़ने लिखने के लिए किस पद्धति का उपयोग करते हैं और इस पद्धति में कितने पैटर्न होते हैं। तो देखिए अभी हमने इसको पढ़ा भी है कि जो चक्षुष व्यक्ति होते हैं उन व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन होता है ब्रेल लिपि का, नहीं ला, यहाँ पर ब्रेल लिपि कहलाती है और इसमें 63 पैटर्न होते हैं। कितने पैटर्न होते हैं? 63 पैटर्न। प्रश्न 3 दिया है कि नेत्रों के लिए बहुत कम या बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक क्यों होता है। नेत्रों के लिए हमें इनसे बचना चाहिए, ऐसी स्थिति नहीं आने देना चाहिए कि बहुत अधिक प्रकाश में हम रहें, है ना। तो ये जो है बहुत अधिक प्रकाश हानिकारक होता है। तो हम लिखेंगे कि नेत्रों के लिए बहुत अधिक या बहुत कम प्रकाश हानिकारक होता है, क्योंकि और अपर्याप्त प्रकाश से नेत्रों में खिंचाव तथा सिरदर्द भी होने लगता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से नेत्रों के लिए बहुत कम और बहुत अधिक प्रकाश नहीं होना चाहिए, इनका संतुलन बराबर हो। यहाँ देखिए प्रश्न 4 दिया कि प्रकाश का विक्षेपण किसे कहते हैं। विक्षेपण की घटना को दर्शाने वाला कोई प्राकृतिक उदाहरण लिखिए। तो जो प्रकाश है अपनी रंगों में विभाजित होने में प्रकाश का विश्लेषण करते हैं। इंद्रधनुष विश्लेषण को दर्शाने वाला प्राकृतिक घटना है। जब हमारा देखा होगा हमने, प्राकृतिक घटना इंद्रधनुष के द्वारा हमें दिखाई देती है। यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न है कि रेटिना में पाई जाने वाली तंत्रिका कोशिका के प्रकार एवं उनके कार्यों का वर्णन लिखिएगा यहाँ पर। तो हमें यहाँ पे लिखना है कि देखिए इसमें रेटिना में 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। नंबर 1 होती है शंकु और दूसरी होती है शलाकाएँ। इनके द्वारा अनुभव की संवेदना को मस्तिष्क तक पहुँचाया जाता है। प्रश्न 6 दिया है कि मनुष्य में होने वाले दृष्टि दोषों से आप क्या समझते हैं, इन दोषों का निवारण किस प्रकार से किया जाता है। तो मानव के जो नेत्र होते हैं यानी दृष्टि जो होती है उनमें दोष पाए जाते हैं। एक दूरदृष्टि दोष होता है और एक निकट दृष्टि दोष पाया जाता है। तो कुछ मनुष्य के पास रखी हुई वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते, इसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। देखिए जब कोई वस्तु हमारे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है ना, तो जब हम वस्तुओं को देखते हैं तो क्या होता है कि दूर की वस्तुओं को तो देख नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इसमें निकट दृष्टि दोष है। और इसके विपरीत होता है कि कुछ मनुष्य निकट की रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाते तो परंतु दूर की वस्तुओं को देख सकते हैं, तो इसे दूरदृष्टि कहते हैं। उचित संशोधक लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्रों के इन दृष्टि दोषों का संशोधन भी किया जा सकता है। कभी कभी विशेष रूप से जो वृद्धावस्था में आपने देखा हो कि नेत्र दृष्टि जो है धुंधली हो जाती। कैसी हो जाती है? धुंधली। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो जो वृद्ध लोग हो उनको रतौंधी आने लगती है ना, तो इस प्रकार से धुंधलापन ज़्यादा उनको दिखने लगता है। तो इन
जो नेत्र होते हैं इनमें लेंस के धुंधला हो जाने का कारण होता है। ऐसा होने से यह भी कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद बिंदु विकसित हो रहा है, इस कारण से दृष्टि कमजोर हो जाती है। कभी कभी ये मोतियाबिंद भी बन जाते हैं, जो वृद्ध लोग होते हैं, है ना, तो उनके वो मोतियाबिंद को निकाल करके दूसरा लेंस रख दिया जाता है, तो उसकी वो नेत्र दृष्टि है वो ठीक हो जाती है। प्रश्न 7 दिया कि विसरित एवं नियमित परावर्तन में कोई दो अंतर लिखिए। क्या विसरित परावर्तन में परावर्तन के नियमों का पालन होता है? तो देखिए, नियमित परावर्तन दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। विसरित परावर्तन जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। यहाँ हाँ लिखें, कहते हैं। विसरित परावर्तन का अर्थ यह नहीं है कि परावर्तन के नियम विफल हो गए। विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों को सफलतापूर्वक उनका पालन होता है। प्रकाश का विसरण गत्ते जैसे विषम परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। आगे देखें, प्रश्न 8 दिया गया है और इसमें दिया है कि बताइए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु ये तीनों पर अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। अभिलंब भी आपतन परावर्तन, तो जितने भी आपतन किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब ये होते हैं, ये एक ही स्थिति में होते हैं। और परावर्तन के इस नियम को दर्शाता हुआ हमें एक यहाँ पे आरेख चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से आप चित्र बना सकते हैं कि ये दर्पण रखा हुआ है, यहाँ पर ये जो यहाँ से किरण आ रही, आपतन यहाँ से हो रही है ना, तो ये आ रही है और ये जा रही है, आपतन हो रही और ये परावर्तन, आपतन के बाद ये परावर्तन लौट जाती है और ये सीधा होता है अभिलंब, है ना, ये बिल्कुल मध्य में होता है। और ये आपतन के साथ ये कोण दिया गया है और ये परावर्तन के साथ ये कोण दिया गया। तो इस प्रकार से आपतन कोण और परावर्तन कोण को दर्शाता हुआ एक ये हमें इस प्रकार से चित्र खींच देना है। ठीक है, चलिए आगे देखें जो इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न 9। तो देखिए प्रश्न 9 में दिया है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाए, इसमें परितालिका के महत्व को भी समझाइए। तो यहाँ पर देखें, ये जो है मानव नेत्र का ये जो चित्र है, नेत्र इस प्रकार से होता है, तो ये तो आप नहीं बनाना, आपको सिर्फ इस प्रकार से बना देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखें तो ये पक्षमाप पेशी होती है ना। और ये परितालिका यहाँ पे नीले रंग की जो है ये लेंस होता है, ये बीच में देखा होगा, ये कार्निया रहती है बाहर की, ये कार्निया कहलाती है। और ये प्रकाशक तंत्र होता है, यहाँ पर बाद में ये जो दिखाया गया है यहीं पर रेटिना होता है। तो इस प्रकार से ये जो है नामांकित चित्र इसका हो जाता है। तो आप भी इसी चित्र को बना लीजिए। ठीक, चलिए अब यहाँ पर देखिए इसकी परितालिका बनाना थी और इसका हमें महत्व बताना है। तो यहाँ देखिए हम इस प्रकार से जो है इसका विवरण करेंगे कि हमारे नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है। ये सभी को मालूम है कि नेत्र की आकृति कैसी होती है, बिल्कुल गोल होती है और उसके साथ में इसका जो बाहरी आवरण होता है वो सफ़ेद होता है। यह कठोर होता है ताकि नेत्र के आंतरिक भाग की दुर्घटनाओं से बच सकें। यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सकते हैं। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया या स्वच्छमंडल कहते हैं। कार्निया या स्वच्छमंडल, कार्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना पाते हैं और जिसे परितालिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं? पुतली। पुतली के साइज को परितालिका से नियंत्रित किया जाता है और परितालिका नेत्र वह भाग है जो हमें इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में हम परितालिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितालिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण करती है। ठीक, प्रश्न 10 में दिया है कि कैलाइडोस्कोप निर्माण के विभिन्न बिंदुओं को यहाँ पर बताइए या दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे कैलाइडोस्कोप बनाना जो होता है इसमें आवश्यक सामग्री क्या क्या होती है। तो यहाँ 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार जो है दर्पण की पट्टियाँ लेना है। इसमें बेलनाकार ट्यूब, गत्ता, चार्ट पेयर विविध तीनों पट्टियों को प्रिज्म में आकृति में जोड़ देना है और इन्हें गत्ते या मोटे जो चार्ट पेपर हैं उनकी बनी बेलनाकार ट्यूब में यहाँ पे दृढ़ता से लगाइए। इससे छिद्र वाले गत्ते की डिस्क से एक तरफ बंद कर दीजिए और डिस्क के नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपकाइए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की प्लेट दर्पण को छूते हुए दृढ़तापूर्वक वहाँ लटकाएं
और इस प्लेट पर रंगीन जो चूड़ियों के टुकड़े हैं उन्हें रखें और इसे घिसे हुए कुछ कांच के प्लेटों से इस तरह बंद करें कि दोनों प्लेटों के बीच टुकड़े आराम से हिल सकें। तो इस प्रकार से हमें जो है कैलेडोस्कोप का निर्माण करना है। ठीक है, तो आप इनका निर्माण भी कर सकते हैं। कैलेडोस्कोप के यहाँ पे उपयोग लिखिए, तो उपयोग देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इनको लिखेंगे कि प्राय दीवारों वाले जो कागज़ होते हैं तथा वस्त्रों के डिजाइन बनाने वाले तथा कलाकार कैलेडोस्कोप का प्रयोग करते हैं और नए नए पैटर्न की जो कल्पना है वो करने के लिए वो जो है यहाँ पे करते हैं। तो इस प्रकार से हमें इसका कैलेडोस्कोप का चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पे ये, ठीक है ना। तो आप भी इस प्रकार से चिपका भी सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, चिपका दिया, या आप इसको अपने सीज पेंसिल से बना भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न 11 दिया कि नेत्र की देखभाल हेतु आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो नेत्रों की जो देखभाल है इसमें अपनी आँखों को पूरा आराम दें, दृष्टि को मजबूत करने वाले भोजन का सेवन करें, धूप में जाते समय धूप का चश्मा पहनें, अच्छी नींद लें यानी भरपूर सोवें, गुलाब जल डालें, आँखों की मांसपेशियों को बिल्कुल उत्तेजित रखें। जो मांसपेशियाँ हैं ऐसा नहीं कि ढीली ढाली होना चाहिए, बढ़िया उनको उत्तेजित करके रखना चाहिए। यहाँ से देखें तो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, यहाँ पे प्रोजेक्ट एक देखिए, इसको इस प्रकार से कंप्लीट करना है हमें। यहाँ दिया गया कि आस पड़ोस के 5 बच्चों का सर्वेक्षण करें और पता करें 12 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। ठीक है ना, वहाँ बच्चों के नाम लिख लें, 4-5 बच्चों के नाम लिखें, उनकी आयु, दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष कौन सा है, अन्य दोष भी कोई हों तो यहाँ पर दोष लिखें कि इनमें दोष है, इनमें दोष नहीं है। ठीक है, बच्चे का नाम लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पे कर्ण, अजय, राज, कुलदीप, अभिषेक इत्यादि। उनकी आयु लिखना है कि किस उम्र के हैं, यहाँ पे हमने ये उम्र लिख दी उनकी। और इनमें कौन सा दोष पाया गया है, इसमें निकट दृष्टि दोष है, इसमें दूर दृष्टि दोष, इसमें कोई दोष है नहीं है। यहाँ पे इसमें देखा निकट दृष्टि दोष है और अभिषेक में कोई दृष्टि दोष है नहीं है। ठीक है ना, अन्य दोष और कौन से, इसमें अन्य दोष कोई से नहीं है ना कोई दोष है। ठीक है ना, यहाँ देखें तो कुलदीप में ल्यूकोकोरिया, वाइट प्यूपिल, स्ट्रैबिस्मस से इस प्रकार के इसमें दोष हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख देंगे। ठीक है, यहाँ देखें इसमें किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकते हैं। तो ऐसे हमने देखा है कि विटामिन ए की कमी से दृष्टि दोष हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी, तो विटामिन की पूर्ति के लिए सबसे मेन जो होता है वह होता है पपीता। ठीक है ना, तो हमें इस प्रकार से भरपूर पपीते का उपयोग करना चाहिए। आगे देखिए जो है इसमें दिया गया है कि आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए। तो आँखों को स्वस्थ रखने के लिए उत्तम आहार कैसा, पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फल, फ्रूट। ठीक है ना, खट्टे फल एवं फ्रूट लेना चाहिए, नट्स से लेना चाहिए, अंडे का सेवन, 5 बीन्स, अखरोट या सूरजमुखी के बीज इत्यादि यदि हम लेते हैं तो हमारी आंखें बिल्कुल स्वस्थ बनी रह सकती हैं। ठीक है ना। इसका अगला प्रश्न है कि आंखों को सुरक्षा के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो दिन में 2-3 बार आंखों को साफ पानी से धोना चाहिए, तेज धूप में धूप के चश्मे का इस्तेमाल करना चाहिए, हरी सब्जियां, सीजन का फल जो रहता है या दूध का सेवन करना चाहिए, पढ़ते समय कमरे में प्रकाश उचित मात्रा में ही होना चाहिए। यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट अगला जो दिया गया है ये प्रोजेक्ट नंबर 2 है और यहाँ देखिए इनके जो प्रश्न हैं इस प्रकार से हमें इनको प्रश्नों के आधार पर उत्तर देना है कि प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं और यह दर्शाने के लिए कोई एक क्रियाकलाप करिएगा तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हुए यहाँ पे लिखिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सूर्य का जो प्रकाश है किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य का जो प्रकाश है हम देखते हैं जिसको ये 7 रंगों का मिश्रण होता है, इसलिए ये श्वेत हमें दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसका वर्ण विक्षेपण देखिए। सूर्य का प्रकाश है जब किसी वस्तु पर पड़ता है इस प्रकार से, है ना, तो ये लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी, बैंगनी इस प्रकार से इसको अलग अलग रंगों में यहाँ पे इस पर डाला गया है। यहाँ पे एक प्रिज्म रखा गया है। प्रिज्म के माध्यम से हम सूर्य के प्रकाश को यहाँ पर अलग अलग रंगों में देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें चित्र बना देना है।
तो ये जो चित्र है आप अपनी नोटबुक में, और ये जो प्रश्न दिए गए थे, प्रोजेक्ट कार्य भी दिए गए थे, प्रोजेक्ट कार्य 1, प्रोजेक्ट कार्य 2, ये सभी आपको कंप्लीट करना है। आपने इस वीडियो के माध्यम से समझ भी लिया है इन सभी प्रश्नों को, ठीक है। तो अब हमें लगता है कि कोई आपको परेशानी और कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत या डाउट लगता है तो आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। और आगे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और प्रत्येक वीडियो को लाइक अवश्य करिए, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।